Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So we are continuing the topic of obesity, and today we'll learn about how to manage the obesity, what are the treatments, and how can we manage the obesity. Management of obesity is related to aims. What are your goals? How much do you want to lose weight? Diet, dietetics input, मतलब आपकी मीट प्लान्स किस तरह के होने चाहिए. Exercise, फार्माकोथेरेपी एंड बैरियाट्रिक सर्जरी. इन तरीक़ों से हम ओबेसिटी को मैनेज करते हैं. So let's look at all these points. What are the aims of weight loss? Aims होती हैं हमारी कि हमारा बॉडी वेट, हमारी एज, जेंडर, हाइट के हिसाब से नॉर्मल होना चाहिए, जो कि अप्रूव्ड है, जो कि साइंटिफिकली बताया गया हुआ है. इसमें कभी कभार जेनेटिक्स का रोल भी आता है, मतलब डिफरेंट नेशंस के हिसाब से डिफरेंट वेट होता है. फिर उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है कि ओबेसिटी में वेट लॉस करना इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि मोबिलिटी इम्प्रूव हो, लाइफ की क्वालिटी इम्प्रूव हो. मतलब ओबीस लोगों के लिए चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, उनके जॉइंट्स पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, उनके ऊपर ग्रेविटी का ज़्यादा फोर्स होता है, तो उनके लिए चलना फिरना और आम लाइफ की चीज़ें इंजॉय करना मुश्किल हो जाता है. क्योंकि देखिए फॉर एग्जांपल अगर चेयर्स और टेबल्स हैं और काउचेस हैं, ठीक है, तो वो एक नॉर्मल इंसान की हाइट और वेट के हिसाब से बनाए गए होंगे, लेकिन ओबीस पर्सन के लिए चलना फिरना मुश्किल जो है उसमें मुश्किल हो जाएगा. तो हमारे इर्द गिर्द जितनी भी मूवमेंट है वो नॉर्मल इंसान के लिए बनाई हुई है, तो ओबीस लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है मैनेज करना. तो इट्स बेटर फॉर इम्प्रूव मोबिलिटी एंड फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ वेट लॉस करना ज़रूरी होता है. फिर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है हेल्थ. जितना जितना आपका वेट बढ़ता जाता है उतना जितना आपके ऊपर क्रॉनिक डिजीज़ का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है और आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी उतनी कम होती जाती है. तो हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए और मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ रेट इम्प्रूव रिड्यूस करने के लिए हम वेट लॉस का गोल रखते हैं. अच्छा, इनिशियल लॉस जो है हमारा 5 to 10% ऑफ बॉडी वेट होना चाहिए. इस तरीके से हम पहले 10% बॉडी वेट हम लूज़ कराते हैं, फिर उसके बाद उसको मेंटेन कराते हैं. मतलब वो क्योंकि ग्रेजुअल वेट लॉस होना चाहिए. फ़ौरन वेट लॉस करेंगे तो हेल्थ बेनिफिट्स नहीं होंगे, उल्टा आपको कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी. स्लोली वेट लॉस कराएं. 10% बॉडी वेट लॉस हो जाता है तो फिर उसके बाद आप कुछ अर्सा उसी को मेंटेन करें. वो मेंटेन करने के बाद फिर 10% लूज़ करें, फिर उसको मेंटेन करें, फिर उसको मेंटेन करने के बाद फिर 10% लूज़ करें. इस तरीके से वेट लॉस किया जाता है. फिर उसके बाद दूसरा आ जाता है हमारे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से बचने के लिए. और सबसे बड़े क्रॉनिक डिजीज़ में जो सबसे बड़ी चीज़ आती है ना, वो आपकी डायबिटीज़ और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ आते हैं. जितना जितना आपकी ओबेसिटी बढ़ती जाती है उतना उतना आपकी ब्लड वेसल्स में फैट जमा होता जाता है, उतना उतना आपकी ब्लड के लिए, हार्ट के लिए ब्लड पंप करना मुश्किल हो जाता है. हाइपरटेंशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड जितने भी डिजीज़ेज हैं उनके चांसेस बढ़ते जाते हैं. फिर दूसरा आ जाता है आपका डायबिटीज़. ओबेसिटी के साथ साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ का ख़तरा उतना ज़्यादा होता जाता है. ओबीस लोगों में डायबिटीज़ का बहुत ज़्यादा हायर रिस्क है, तो डायबिटीज़ को प्रिवेंट करने के लिए वेट लॉस करवाया जाता है. So 5 to 6% weight loss in BMI is greater than 34 kg per meter square. जिन लोगों का BMI 34 से ज़्यादा है उनका अगर 5 to 6% वेट लॉस कराया जाए तो डायबिटीज़ का प्रिवेंशन करवा सकते हैं हम. तो उससे क्या होता है, कितनी प्रिवेंशन होती है, हमारे डायबिटीज़ का रिस्क में 34% लेस आ जाता है. हमारा 34% चांस डायबिटीज़ का होने का कम हो जाता है. तो कितना 34 kg जिसका BMI 34 है उसका अगर 5 to 6% वेट लॉस करा दिया जाए तो उसकी 34% चांस कम हो जाता है डायबिटीज़ का. सो दीज आर द एम्स है हमारा नॉर्मल बॉडी वेट होना, इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ होना, इम्प्रूव्ड मोबिलिटी होना, रिड्यूस्ड मोर्टेलिटी होना, इंक्रीज्ड हेल्थ होना,
और क्रोनिक डिजीज़ से बचने का खतरा, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का रिस्क कम होना और डायबिटीज़ का रिस्क कम करना। ये हैं हमारे वेट लॉस एम्स। अब डाइट हम किस तरीके की दे सकते हैं? तो डाइट हम नॉर्मली देते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइट हैं जिनके ज़रिए से हम वेट लॉस करवा सकते हैं। तो उनमें आ जाता है लो कैलोरी डाइट। लो कैलोरी डाइट जो है उनमें नॉर्मली हम इस तरह से करते हैं कि जितना भी आपकी एज और जेंडर और हाइट के हिसाब से एनर्जी और फिर फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, उस एनर्जी रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करके उस एनर्जी रिक्वायरमेंट में हम 500 किलो कैलोरीज कम कर देते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका है। ठीक है, लेकिन जितने ओबीस होते हैं, तो ओबीस के लिए हम क्या करते हैं, जितना ओबीस लोग पहले खा रहे होते हैं, करंट खा रहे होते हैं, उसमें अगर ओबीस के लिए मुश्किल है, उनको ग्रेजुअली शुरू करवाना है, तो जितना वो करंट खा रहे होते हैं उसमें अगर देखा जाए तो उसमें वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, तो 500 किलो कैलोरीज आपकी जो अपनी बॉडीली रिक्वायरमेंट है उसमें से 500 किलो कैलोरीज आपने कम देनी है, तो उसको लो कैलोरी डाइट कहते हैं। फिर वेरी लो कैलोरी डाइट जो होता है वो हमारा लेस देन 800 किलो कैलोरीज पर डे होता है। ठीक है, मतलब कि इंडिविजुअल को 800 किलो कैलोरीज पर डे दिया जाता है। 800 किलो कैलोरीज बहुत कम होता है। ठीक है, और ये ज़्यादा दिनों के लिए रिकमेंड भी नहीं कर सकते, सिर्फ आपके 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए इतना। तो या फिर आप इसको जो है 14 वीक्स तक लेके जा सकते हैं, लेकिन इसके साथ फिर काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाती हैं। बहुत चीज़ें मैनेज करके, बहुत चांसेस को या रिस्क फैक्टर्स को कम करके फिर ये आप डाइट प्लान लेते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका लो कार्बोहाइड्रेट एंड हाई प्रोटीन डाइट। लो कार्बोहाइड्रेट एंड हाई प्रोटीन डाइट को एटकिंस डाइट भी कहते हैं, और एक टाइम पे ये बहुत ज़्यादा मशहूर थी। वो टाइम था जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे, लेकिन अब आकर एटकिंस डाइट का कम आ गया और कीटोन डाइट जो है आपकी फैट डाइट है वो ज़्यादा मशहूर हो गया आजकल। तो फूड ट्रेंड्स चलते रहते हैं, बट लो कार्बोहाइड्रेट हाई प्रोटीन डाइट जो है इसके भी काफ़ी चांसेस हैं वेट लॉस करवाने के। उसके अलावा लो फैट डाइट होती है और मील रिप्लेसमेंट डाइट्स होती हैं। So let's look at these types. लो कैलोरी डाइट। लो कैलोरी डाइट्स जो होती हैं उनमें नॉर्मली ये होता है कि उनमें कार्बोहाइड्रेट्स 55 to 60% होती हैं, फैट कम होती है, फैट तकरीबन 30% से कम होनी चाहिए। मतलब टोटल कैलोरीज फ्रॉम फैट शुड बी लेस देन 30% ऑफ टोटल एनर्जी इनटेक। और फाइबर में वो हाई होती हैं और लोअर ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती है। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज होनी चाहिए वो हमारी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होनी चाहिए। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स सोर्सेज होती हैं आपकी ग्रेन्स, होल ग्रेन्स और आपकी वेजिटेबल्स। ठीक है, तो लो कैलोरी डाइट में आपकी क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट्स 55 to 60% होती हैं ऑफ टोटल कैलोरीज, और फैट आपकी लेस देन 30% ऑफ टोटल कैलोरीज होती हैं, विद हाई फाइबर एंड लो ग्लाइसेमिक सोर्सेज ऑफ फूड। ठीक है, अच्छा, इसमें एनर्जी डेंस स्नैक्स और अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए। पोर्शन आपके कंट्रोल्ड होते हैं, ठीक है, या स्मॉल पोर्शन होते हैं आपके एक मील के अंदर। और इसका एक तरीका ये भी है कि अक्सर डाइटिशियंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, डाइटिशियंस होते हैं ये अक्सर हमारी काफ़ी कंपनीज़ हैं, फूड कंपनीज़ हैं जो प्री पैकेज्ड मील्स बनाती हैं। ठीक है, और उसके अंदर प्रॉपर एक मील के हिसाब से प्रॉपर कैलोरीज कैलकुलेट की होती हैं, और वो जो है बाज़ार में अक्सर देते हैं। ठीक है, लाहौर में आजकल बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट इस तरह से कर रहे हैं कि उन्होंने अपने प्रॉपर प्रोग्राम्स चलाए हुए हैं, और वो उसी तरह से मील्स भी उनके जितने भी वो पेशेंट्स होते हैं उनके घर में पहुंचाते हैं। तो उसको या तो खुद पोर्शन कंट्रोल कर लें या प्री पैकेज्ड मील्स ले लें। उसके अलावा रिप्लेसमेंट मील्स भी होते हैं। रिप्लेसमेंट मील्स उनको कहते हैं जैसे कि आपके ड्रिंक्स होते हैं, न्यूट्रिशनल बार्स होती हैं, या प्री पैकेज्ड मील्स होते हैं। न्यूट्रिशन बार्स जो हैं जैसे
पाकिस्तान में या मुल्तान में न्यूट्री लो के हिसाब से बार्स हैं, ठीक है, वो हाई प्रोटीन बार्स हैं, ठीक है। तो उस तरह के भी हम दे सकते हैं, इन तरीक़ों से भी हम लो कैलोरी डाइट दे सकते हैं। नेक्स्ट इज़ लो फैट डाइट। लो फैट डाइट में हमारी जो फैट की सोर्सेज हैं वो 20 to 25% ऑफ आर टोटल एनर्जी इनटेक होनी चाहिए। और इसमें इसका मतलब ये है कि अगर हम एक इंडिविजुअल को 500 कैलोरी पर डे दे रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 30 to 37 ग्राम ऑफ फैट लेगा, ठीक है। और इसमें ये ज़रूरी है कि आप अपनी जो फ़ैट की ग्राम्स हैं और या आपकी जितने भी फूड आइटम्स हैं उनकी कितनी कैलोरीज और ग्राम्स है वो आप कैलकुलेट कर लें। नेक्स्ट इज़ लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। अब जो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट है वो हमेशा आप थोड़ी देर के लिए देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर बॉडी। ये गलत ट्रेंड है कि हम ये कहें कि कार्बोहाइड्रेट से वेट गेन होता है, कार्बोहाइड्रेट से ओबेसिटी बढ़ती है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाने से। ऐसा नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। असल में मसला ये है कि हम लोगों के कार्बोहाइड्रेट्स के पोर्शन साइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर एक टीनेजर्स हैं, ठीक है, पाकिस्तानी टीनेजर्स हैं, और वो एक टीनेजर है जो कि अपनी हाइट और वेट के हिसाब से उसकी हाइट ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, मेल टीनेजर है, तो वो अपनी हाइट और वेट के हिसाब से 2 रोटियां खाता है, ठीक है। अब देन ही स्टॉप्स ग्रोइंग, वो अडल्ट हो जाता है लेकिन वो फिर भी 2 रोटियां खा रहा है। देन ही क्रॉसेस 30 एंड ही स्टिल ईट्स 2 रोटियां, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ओवरवेट होने शुरू हो गया। व्हेन ही क्रॉसेस 40 और 50 और वो फिर भी अगर 2 रोटियां खा रहा है तो वो ओबीज हो जाएगा, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि आपके हिसाब से पोर्शन साइज़ पूरा होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स का हम पोर्शन साइज़ बहुत बड़ा लेते हैं। नॉर्मल रोटी जो है हम खाते हैं तो वो तकरीबन आपकी एक जो क्वार्टर प्लेट है, ठीक है, या आपकी जो बड़ी प्लेट है उसके साइज़ जितनी होती है। हालांकि एक पिर्च जितनी जो रोटी होती है उतनी हमें खानी चाहिए, जिसका डायमीटर 6 इंचेस होता है या रेडियस 3 इंचेस होता है, तो उतनी खानी चाहिए आपको। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आप लो कार्बोहाइड्रेट और 20 लोगों को देते हैं तो उसमें, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए, सिर्फ 2 हफ्तों के लिए। तो उसमें लो कार्बोहाइड्रेट डाइट जो होती है वो तकरीबन 60 to 150 ग्राम पर डे देते हैं आप, ठीक है। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट वैसे ओबीज लोग या जिनको डायबिटीज़ होती है वो भी लेते हैं। तो इसमें 60 to 150 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट पर डे देते हैं, या अगर हम वेरी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट करें तो वो तकरीबन 0 to less than 60 ग्राम पर डे हम देते हैं। इससे क्या होता है, बॉडी में कीटोजेनिक स्टेट स्टार्ट हो जाती है। कीटोजेनिक स्टेट क्या है? ग्लाइकोजन यूटिलाइजेशन occurs when carbohydrate intake is restricted. When the carbohydrate intake is less than 50 gram per day, ketosis will develop from glucogenolysis resulting in fluid loss. तो इसमें होता क्या है कि आपका कीटोजेनिक स्टेट क्या होती है कि आपकी सबसे पहले बॉडी में जितनी आपकी कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल है वो ख़त्म होती है तो बॉडी की जो रिजर्व्स हैं ग्लाइकोजन की वो ख़त्म होते हैं। जब वो ख़त्म हो जाते हैं तो बॉडी जो है क्या करती है, फिर फैट को कन्वर्ट करती है कार्बोहाइड्रेट में और उसको फिर यूटिलाइज करती है। तो क्या कहते हैं, लेकिन मसला ये है कि ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए होता है, तो फैट से प्रॉपर ग्लूकोज नहीं बनता, ज़्यादा ग्लूकोज नहीं बनता, तो इसलिए इट्स बेटर कि आप शॉर्ट टर्म के लिए लो कार्बोहाइड्रेट डाइट दें। और उससे ये होता है कि अगर कीटोजेनिक स्टेट आ जाए तो बॉडी की फ़ैट बर्न होना शुरू हो जाती है जो एडिपोज टिश्यूज़ में स्टोर हुई है। तो इट्स काइंड ऑफ बेनिफिशियल। अगर आप एक्सट्रीमली बीज हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए आपने रखना है। और इसमें कार्बोहाइड्रेट लो होती है लेकिन प्रोटीन और फैट आपकी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। जितनी भी करंट लो कार्बोहाइड्रेट डाइट्स हैं उनमें तकरीबन 20 ग्राम पर डे कार्बोहाइड्रेट दी जाती है, ठीक है। और फैट और प्रोटीन आपकी उतनी दी जाती है जितनी की कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं आपको। अच्छा, और उसमें जो है ट्राइग्लिसराइड्स और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल वो जो है आर चेंज्ड मोर फेवरेबली इन पीपल असाइन टू लो फैट डाइट। तो इट्स बेटर कि आप
इंडिविजुअल्स को 20 लोगों को लो फैट डाइट से ज़्यादा फ़ायदा होता है बजाय ये कि लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लें वो। तो इट्स बेटर कि फ़ैट डाइट आप कम करें। सबसे ज़्यादा बेहतर ये होता है कि एक तो कैलोरीज लो करें, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता 500 किलो कैलोरीज का डेफिसिट डालें अपनी बॉडी में, अपने मील प्लान में, और लो फैट सोर्सेज लें, सैचुरेटेड फैट्स कम लें, पॉली अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा लें, मोनो अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा लें, ट्रांस फैटी एसिड्स कम लें। तो और दूसरा वैसे भी आपकी फ़ैट की इंटेक जो है वो कम होनी चाहिए। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आपकी कार्बोहाइड्रेट आपकी वेट लॉस होता रहता है। असल मसला ये होता है जितने ओबीस लोग होते हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा वो खा रहे होते हैं अगर उसको एक्सक्लूड कर दिया जाए आहिस्ता आहिस्ता तो वैसे ही आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट इज वेरी लो कैलोरी डाइट्स। वेरी लो कैलोरी डाइट्स जो होती है स्क्वायर कैलोरिक डेफिशिएंसी होती है, जिसमें सिर्फ 200 टू 800 किलो कैलोरीज पर डे दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है, अक्सर मील्स की बजाय लिक्विड डाइट्स दी जाती हैं। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंडिविजुअल है जिसका जबड़ा टूट जाए, ठीक है, कोई भी फाइट हुई है या गिरे है कि कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से इंडिविजुअल का जॉ ब्रोक हो गया है, ठीक है। अगर जॉ को अब फिक्स करने के लिए अक्सर ऐसा होता है कि वो पूरा ब्रेस डाला जाता है, ठीक है, और वो ब्रेस जो है वो उस टाइम पे इंडिविजुअल अपना मुंह नहीं हिला सकता, ठीक है। तो उनको काफ़ी अरसे के लिए, जब तक कि आपको उनका इंडिविजुअल का जॉ ठीक नहीं होता, उनको लिक्विड मील्स दिए जाते हैं, ठीक है। या फॉर एग्जांपल अगर कोई सर्जरी हुई है या कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसे हीलिंग चाहिए, ठीक है, तो या किसी या आपकी स्टमक में कोई मसला है, ठीक है, तो उसे हीलिंग चाहिए तो लिक्विड मील्स दिए जाते हैं। तो वेरी लो कैलोरी डाइट्स अक्सर डिफरेंट कंडीशंस में यूज़ होती हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम वेरी लो कैलोरी डाइट ओबेसिटी को कम कराने के लिए, फैट लॉस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो उसमें ये होता है कि तो उसमें ये होता है कि आपके जो मील्स हैं उनको अक्सर जो है वेरी लो कैलोरी डाइट्स में लिक्विड मील्स दिए जाते हैं। तो एवरेज वेट लॉस जो होता है इसमें 1.2 टू 2.5 kg पर वीक होता है, ठीक है, और 12 या 16 वीक्स में 20 kg लूज़ होता है। जो डाइट्स अगर 200 किलो कैलोरीज पर डे से भी कम हो तो वो स्टारवेशन डाइट्स होते हैं। स्टारवेशन डाइट्स के बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं, इवन वेरी लो कैलोरी डाइट्स के भी ज़्यादा नुकसान आते हैं। ये अगर जितनी भी डाइट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लो कार्बोहाइड्रेट, वेरी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, वेरी लो कैलोरी डाइट, तो इन सब को जो है सिर्फ आप थोड़े अरसे के लिए यूज़ करें, लेकिन इसमें बाकी पैरामीटर्स को कंट्रोल करना पड़ता है। अब ज़्यादा अरसे के लिए आप यूज़ नहीं करने चाहिए। ज़्यादा सबसे बेहतर स्ट्रेटजी यही है कि आप जो हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि आप लो फैट डाइट लें और क्या कहते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा यूज़ करें और अच्छी न्यूट्रिशियस सोर्सेज के ज़रिए से, स्मॉल पोर्शंस के ज़रिए से डाइट आहिस्ता आहिस्ता कम करें और डिफरेंट प्रॉपर मील प्लान्स फॉलो करें। तो खैर, ये जितनी भी डाइट्स हैं ये तब हैं जब एक्सट्रीम ओबेसिटी होती है, जब जिस ओबेसिटी से बाकी डिजीज़ का ख़तरा ज़्यादा हो जाता है, जिस ओबेसिटी से हार्ट अटैक का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है, या डिफरेंट और चांसेस होते हैं जिनकी वजह से इंडिविजुअल के लिए फेटल हो जाता है। तो तब ये हाई टाइम पे, हाई सिचुएशंस पे ये डाइट्स दी जाती हैं, या फिर ये वो डाइट्स होती हैं जो इंडिविजुअल्स खुद ऑप्ट करते हैं। तो वेरी लो कैलोरी डाइट में 200 टू 800 किलो कैलोरीज पर डे दी जाती हैं, या मैक्सिमम 800 किलो कैलोरीज पर डे। अगर 200 किलो कैलोरीज हों या 200 से कम हो तो वो स्टारवेशन डाइट्स होती हैं। वेरी लो कैलोरी डाइट्स जो हैं जनरल यूज़ के लिए रिकमेंड नहीं की जाती हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मसले हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल का ख़तरा हो जाता है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी इम्प्लीकेशंस हैं। और अगर आप ये डाइट दी जाती है तो ये डाइट खुद से कभी भी नहीं, प्रॉपर आपकी एक पूरी टीम होती है न्यूट्रिशनिस्ट की और आपके डॉक्टर्स की जो कि इसको सुपरवाइज करते हैं। नेक्स्ट इज, अब डाइट्स के अलावा एक्सरसाइज से भी आपकी डाइट के साथ अगर एक्सरसाइज इंक्लूड कर दिया जाए तो बहुत हायर चांस होता है इंडिविजुअल का वेट लॉस करने का। तो
डाइट इज़ वेरी एसेंशियल। सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, एक्सरसाइज करेंगे तो उससे बहुत कम वेट लॉस होगा, लेकिन डाइट और एक्सरसाइज दोनों मिला दिया जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होता है और उससे बॉडी भी हेल्थ की तरफ जाती है। एक्सरसाइज हेल्प्स टू मोबिलाइज फैटी एसिड्स फ्रॉम स्टोर्ड फैट एंड मेटाबोलाइज टू प्रोड्यूस एनर्जी। होता क्या है कि जितने भी जो आपका जब आप डाइट होती है, डाइट के ज़रिए से क्या होता है कि आपको आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम हो रही है, आप ज़्यादा एक्स्ट्रा खाना नहीं ले रहे होते हैं। एक्सरसाइज से क्या होता है कि जो वो स्टोर्ड फैट है, जो आपके एडिपोज टिश्यूज़ हैं, वो बर्न होते हैं, ठीक है, उनमें से आपकी फ़ैट मोबिलाइज होती है, वो बर्न होते हैं और उससे एनर्जी मिलती है। तो एक्सरसाइज से क्या होता है, एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। मतलब जब आपकी फूड इनटेक कम होगी और एनर्जी एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली वेट लॉस होता है। तो इसमें एक्सरसाइज आपकी तकरीबन 30 to 45 मिनट्स ऑफ मॉडरेट एक्सरसाइज 3 टाइम्स पर वीक से 150 किलो कैलोरीज पर डे बर्न होती हैं, और 150 किलो कैलोरीज पर डे बर्न होना काफ़ी बड़ी बात है। कोई भी एक्सरसाइज हो, चाहे वॉकिंग हो, स्विमिंग हो, साइकिलिंग हो, जिससे पेशेंट की ब्रेथ जो है वो ऊपर नीचे हो जाए, ब्रेथ नॉर्मल ब्रेथ से ज़्यादा हो, जिसमें उसको सांस लेना पड़े, ठीक है, तो या जिसमें पेशेंट को स्वेटिंग हो, तो इसका मतलब ये है कि वो एक्सरसाइज उसके लिए फ़ायदेमंद है। एक्सरसाइज अलोन जो है सिर्फ 2 to 4% BMI रिडक्शन लेके आती है, लेकिन एक्सरसाइज और डाइट अगर इकट्ठे मिला लें तो आपकी 10 to 15% BMI रिडक्शन होती है। नेक्स्ट है आपका बेरियाट्रिक सर्जरी। बेरियाट्रिक सर्जरी जो है, आपकी सर्जरी की डिफरेंट टाइप्स हैं जिनके ज़रिए से स्टमक को छोटा कर दिया जाता है, ताकि आपकी खाना ही आप कम खाएंगे। अगर स्टमक की कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होगी खाना खाने की तो आप खाना कम खाएंगे, खाना कम खाएंगे तो डेफिनेटली आपका वेट लॉस होगा। तो ये जो सर्जरी होती है ये क्या कहते हैं, ये तब होती है जब पेशेंट्स जो हैं वो अपने या तो खाने पे कंट्रोल नहीं कर पाते, या कोई ना कोई और मसला होता है उनकी डाइट के साथ, या उनकी कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है, तो तब बेरियाट्रिक सर्जरी की जाती है। और बेरियाट्रिक सर्जरी जो है एक्सट्रीमली मॉर्बिडली ओबीज लोगों के ऊपर होती है। कम जो ओबीज, सिंपल ओबीज होंगे या ओवरवेट होंगे, उनके ऊपर बेरियाट्रिक सर्जरी करने का फ़ायदा नहीं है, उसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हो सकते हैं। और ये जो सर्जरी होती है इसमें नॉर्मली देखें, जो स्टमक है आप उसको हमेशा ऐसे समझें जैसे बैलून है। अब बैलून में जितना पानी डालेंगे बैलून बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और काफ़ी दूर जाके जब कैपेसिटी आती है तो कम होता है। तो अगर हम बैलून में पानी कम डालेंगे, जैसे जो लोग कम खाना खाते हैं तो उनका स्टमक का साइज़ उतना रहता है, तो अगर वो कम खाना खाते हैं तो उनकी भूख जो है कम खाने में उनकी पूरी हो जाती है। लेकिन जो लोग आहिस्ता आहिस्ता ओवर ईटिंग करते रहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा खाते रहते हैं, तो फिर उनका स्टमक बढ़ जाता है। फिर उसके बाद अगर वो कम खाएंगे तो उनकी भूख नहीं मिटेगी, फिर अपने स्टमक को भरने के लिए वो ज़्यादा खाते हैं। इस तरीके से स्टमक बढ़ता रहता है। तो अगर हम स्टमक कम कर देते हैं तो उस तरीके से पेशेंट की कैपेसिटी ही कम हो जाती है खाना खाने की। अब जो हमारी यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की तरफ से गाइडलाइंस हैं, ठीक है, या जो रिकमेंडेड है कि सर्जरी किन लोगों पे करनी चाहिए, वो लोग होते हैं विद BMI ग्रेटर देन 40, या फिर वो लोग जो अपने वेट से, अपने रिक्वायर्ड वेट से 100 पाउंड्स ओवर वेट हो। फिर उसके अलावा वो लोग जिनका BMI 35 to 39.9 है, लेकिन उनकी कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है। फिर वो लोग जिनका 35 to 39.9 BMI है, लेकिन स्वेयर फिजिकल लिमिटेशंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आ जाता है, ठीक है, मोबिलिटी पे इफेक्ट आ जाता है, या हैंडीकैप हो जाते हैं, या कोई भी और स्पेसिफिक इस तरह की बॉडी के अंदर एबिलिटी नहीं है, लिमिट है, ठीक है, आपकी उनकी फ़िज़िकल, वैसे बॉडी की फ़िज़िकल लिमिटेशंस हैं, या किसी न किसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से, तो तब भी आप जो है बैरियाट्रिक सर्जरी करते हैं। इन कंडीशंस में करनी चाहिए। अगर ये कंडीशंस पे इंडिविजुअल फॉल नहीं करते तो उनके ऊपर नहीं करनी चाहिए। अब बैरियाट्रिक सर्जरी की डिफरेंट टाइप्स हैं और इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक होते हैं मेल एब्जॉर्प्टिव प्रोसीजर्स और दूसरे होते हैं रिस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर्स। जो मेल एब्जॉर्प्टिव प्रोसीजर्स होते हैं, दे इंड्यूस डिक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय शॉर्टनिंग द फंक्शनल लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, होता क्या है मेल एब्जॉर्प्टिव प्रोसीजर से, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है
उसकी लेंथ छोटी कर दी जाती है, उसको काट दिया जाता है हाफ में। तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन हाफ कट जाती है तो उससे क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब ही नहीं होते। जब न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं होंगे तो बाकी सारे आज जितने अब्जॉर्ब होंगे वो बॉडी ले लेगा, और बाकी जो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब नहीं होंगे दे विल पास आउट। तो इस तरह से न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन कम कर दी जाती है। फिर होते हैं रिस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर्स। रिस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर्स दे रिड्यूस द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द स्टमक एंड एज अ रिजल्ट अर्ली सेटाइटी अराइजेस लीडिंग टू अ डिक्रीज्ड कैलोरिक इनटेक। तो इसमें स्टमक के ऊपर होता है। तो मेल ऑब्जॉर्प्टिव प्रोसीजर्स जो होते हैं वो सर्जरीज होती हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर होती हैं, और रिस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर्स जो होते हैं वो सर्जरीज होती हैं जो आपके स्टमक पर होती हैं। तो बेरियाट्रिक सर्जरी जो है हम उनको देखेंगे, जो आपकी स्टमक की सर्जरीज हैं हम उनको देखेंगे। जो मोस्ट कॉमन अप्रोचेज हैं वो है आपकी स्टमक का वॉल्यूम रिड्यूस कर देना, ठीक है। तो इसमें आपकी आ जाती है एडजस्टेबल, एक सर्जरी जिसको हम कहते हैं एडजस्टेबल गैस्ट्रिक बैंडिंग, सेकंड सर्जरी जिसको हम कहते हैं वर्टिकल बैंडेड गैस्ट्रोप्लास्टी, इसको हम आगे देख लेंगे। फिर दूसरी आ जाती है आपकी रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ द बोवल, वो उसमें आपकी आ जाती है गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी एंड एंडोस्कोपिक डुडेनल जिजनल बाईपास सर्जरी। तो बैंड सर्जरी जो है वो आपकी रिवर्सिबल होती है, लेकिन अगर बोवल शॉर्ट कर दें, मतलब कि आपकी जो स्टमक के ऊपर जो सर्जरीज होती हैं वो रिवर्सिबल हैं, आप सिंपल जो है स्टमक के ऊपर से बैंड उतार देते हैं। लेकिन जो बोवल शॉर्टनिंग सर्जरीज होती हैं जिसमें आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर ऑपरेशन होता है वो इरिवर्सिबल होती हैं। फिर उसके अलावा अब कुछ प्रोसीजर्स हैं जिनको हम लेप्रोस्कोप कहते हैं, ठीक है। लेप्रोस्कोपी होती है जो ना एक उसको भी हम देख लेते हैं। उन प्रोसीजर्स के ज़रिए से हम डायग्नोज कर सकते हैं, इन प्रोसीजर्स के ज़रिए से हम ये सर्जरीज परफॉर्म कर सकते हैं। तो इन सर्जरीज को जो है ये आपका सिर्फ एंड गोल होता है, ठीक है। बहुत बेहतर ये है कि आप वेट लॉस इंड्यूस कराएं थ्रू डाइट एंड एक्सरसाइज, और जो सर्जरी वाला ऑप्शन होता है ये सिर्फ तब करना चाहिए जब लाइफ थ्रेटनिंग या फेटल कंडीशन हो जाए, या जब कोई और इंडिविजुअल के पास ऑप्शन नहीं रहता तब करना चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो जाती हैं और काफ़ी सारी मेल एब्जॉर्प्टिव सिचुएशंस अराइज हो जाती हैं जिनमें प्रॉपरली आपका न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होते। तो सबसे पहले आपकी आ जाती है लेप्रोस्कोपिक एडजस्टेबल गैस्ट्रिक बैंडिंग, ठीक है, या फिर आपकी इसको एडजस्टेबल गैस्ट्रिक बैंडिंग कहेंगे। अब लेप्रोस्कोपिक एडजस्टेबल गैस्ट्रिक बैंडिंग जो है वो थ्रू लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर होता है, और उसमें होता क्या है कि स्टमक के ऊपर यहाँ पे बैंड लगा दिया जाता है। इसको हम लैप बैंड या आ बैंड भी कहते हैं, या इसको हम LAGP भी कहते हैं। दिस इज एन इन्फ्लेटेबल सिलिकॉन डिवाइस placed around the top portion of the stomach to treat obesity and is intended to decrease food consumption। तो यहाँ पे जब बैंड बंद कर दिया जाता है, ठीक है, तो खाना जो है सिर्फ आपका जो है कम पोर्शन में, पूरा का पूरे पोर्शन में आपका खाना नहीं जाता है, सिर्फ इस पोर्शन में आपका खाना जाएगा। आधा आपका स्टमक जो है बंद कर दिया गया है, ठीक है। तो स्टमक का इस तरह से साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इज वर्टिकल बैंडेड गैस्ट्रोप्लास्टी। वर्टिकल बैंडेड गैस्ट्रोप्लास्टी ऐसे होती है, इसमें यहाँ पे पाउच बना दिया जाता है। अब जितना खाना आएगा वो सिर्फ इस पाउच के अंदर आएगा, ये सारा का सारा खत्म हो जाता है। तो खाना इंडिविजुअल सिर्फ इतना खाता है जितना ये पाउच हो जाए। ये तकरीबन आपका पाउच होता है एक मुट्ठी जितना, तो खाना सिर्फ एक मुट्ठी जितना, खाने की क्वांटिटी सिर्फ एक मुट्ठी जितनी होती है, इससे ज़्यादा इंडिविजुअल खाना नहीं खा सकता। So the vertical banded gastroplasty involves bands and staples। तो बैंड और स्टेपल्स बना के एक स्मॉल पाउच बना दिया जाता है, और पाउच के जो एंड पर एक 1 सेंटीमीटर का सिर्फ होल होता है, ठीक है। तो जो 1 सेंटीमीटर का होल होता है उससे जो है जो कंटेंट्स हैं वो स्लोली पास होते हैं, और वहाँ से वो फिर आगे डुडेनम में चले जाते हैं। स्टमक स्टेपलिंग जो है रिस्ट्रिक्टिव टेक्निक है, और इससे जो है जो पाउच है वो पेशेंट के जो है खाने की जो क्वांटिटी है वो कम कर देता है। तो होता क्या है कि खाना जो है सिर्फ इतना जाता है, ठीक है, और यहीं पे वो सारा का सारा
खाइम बनता है और पतला खाइम बन के वो यहाँ से स्लोली 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 यहाँ पे आता है, यहाँ से आगे चला जाता है। नेक्स्ट इज गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी। गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी इस तरह से होती है आपकी, एक यहाँ से सेक्शन इस तरह से होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि एक आपके जो है अलग से पाउच बना दिया जाता है और स्टेपल्स लगा दिए जाते हैं, और एक आपकी अलग से ट्यूब यहाँ से गुजार के फिर डोडेनम के साथ एडजस्ट होती है। तो जो खाना है वो सिर्फ इतना जाए, वो सिर्फ इतना होता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा स्टमक ही नहीं यूज होता, ठीक है। वो सिर्फ खाना जो है सिर्फ जितना ये ट्यूब बर्दाश्त कर सकते हैं सिर्फ यहाँ से होके और वो आपके डोडेनम में चले जाता है। अब होता क्या है कि ये जो एरिया है डोडेनम का ये खत्म हो गया है, तो जो ये एरिया खत्म हो जाता है तो उससे जो है एब्जॉर्प्शन कम होती है। सो gastric bypass surgery refers to the surgical procedure in which stomach is divided into a small upper portion and a much larger lower remnant pouch, and then the small intestine is rearranged to connect to the both. Surgeons have developed different ways of connecting the intestine, and there are different ways of gastric bypass procedures. Any gastric bypass procedure leads to a reduced marked reduction in the functional volume of stomach and is accompanied by altered physiological and physical response to food. Next is duodenal jejunal bypass liner. इसको हम commonly endo barrier भी कहते हैं। ये इस तरह से होता है आपका। अब उसमें होता क्या है, इसको हम स्लीव गैस्ट्रेक्टमी भी कहते हैं, ठीक है। होता क्या है कि बाजार से अलग जो है स्लीव लगा दी जाती है, ठीक है, और वो आपका ये अलग से स्लीव होती है, ठीक है। तो खाना जो है क्या होता है, यहाँ से एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, इन सारी जगहों से एब्जॉर्ब नहीं होगा, खाना इस जगह से एब्जॉर्ब होगा। तो जितना ये आपका पोर्शन कम हो जाता है तो उसे होता क्या है कि कम न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं। तो इसमें होता क्या है कि थिन 60 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब जो है वो फिजिकल बैरियर बना दी जाती है इंजेस्टेड फूड में से और ड्यूटेनल जियोजेनम से कि इंजेस्टेड फूड जो है कम जगह से एब्जॉर्ब होता है। तो उससे क्या होता है कि फूड एंजाइम्स और हार्मोन्स का इंट्रैक्शन कम होता है और उस तरह से कम फूड आपके, कम न्यूट्रिएंट्स आपके, कम कैलोरीज आपकी एब्जॉर्ब होती हैं। और ये ट्रीट किया जाता है, ये ज़रूरी ज़्यादातर ट्रीट किया जाता है टाइप 2 डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए। लेकिन इसके सीरियस हेल्थ इफ़ेक्ट्स हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग का खतरा होता है, एब्डोमिनल पेन का खतरा होता है, या डिवाइस के हट जाने का या हिल जाने का खतरा होता है। लेप्रोस्कोपी जो प्रोसीजर होता है वो होता है एक फाइबर ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट बहुत पतला जो है इंसिजन करके एब्डोमेन में इंसिजन की जाती है या हिप एरिया में इंसिजन की जाती है, और वहाँ से आप कह लें कि ट्यूब पास की जाती है जो लाइट और कैमरा थ्रू करती है, और फिर वहाँ इसके ज़रिए से सर्जरी की जाती है स्टमक पर। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। दिस वाज योर मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी, जो कि हमने प्रॉपर तरीके पढ़ लिए हैं। If you have any questions, you can ask me. Thank you for your consideration. Allah Hafiz.